चलिए आगे बढ़ रहा है। अपन ने लास्ट जो है वेव्स टॉपिक पढ़ा था और वेव्स में अपन ने ध्वनि तरंगे पूरी पढ़ ली थी। ठीक है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे देखिए, जब अपन ने वेव्स स्टार्ट की थी वहां भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसी वेव्स जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता ना हो, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता ना हो, उसी को ही अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर अपन देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है इसकी जो खोज की थी वो की थी मैक्सवेल साहब ने। ठीक है, मैक्सवेल ने इसकी खोज की और जनरली अगर अपन देखें ये टोटल 7 वेव्स होती हैं, 7 तरह की तरंगे होती है जो अलग अलग कैटेगरी वाइज अपन को डिवाइड करना है। ठीक है, अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की अगर अपन प्रॉपर्टी की बात करें तो जिसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सभी की समान होती है और ये वैक्यूम में होती है, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। इसके बाद अगर अपन इसके और गुण देखते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर चलती है। परपेंडिकुलर मतलब जैसे मान के चलिए कि ये तरंग की दिशा है तो हमेशा इस तरह से चलेगी। ठीक है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, अनुप्रस्थ के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि आपको जो 7 जो मेन पढ़ना है, सबसे पहली जो है वो है गामा। सबसे पहली आपकी है गामा रेस। ठीक, अब जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे, ठीक, इनकी जो भेदन क्षमता है, पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो घटती जाएगी और चूंकि ये गामा जो रेज होती है ज्यादा भारी होती है, इधर वाली इनका जो भार है वो कम होता चला जाएगा, पेनिट्रेटिंग पावर भेदन क्षमता कम होती चली जाएगी। ठीक, लेकिन ज्यादा जो दूरी है, जैसे ये कम दूरी जाएगी और इधर वाली जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब गामा जो रेज है वो कम दूरी तय कर पाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगी। भेदन क्षमता मतलब है छेदने की क्षमता। ठीक है, तो जो गामा रेज है इसकी खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल या मैडम क्यूरी, दोनों का नाम चलता है। ठीक है, अपन जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो वहां पर भी अपन जब पढ़ेंगे तो अल्फा गामा बीटा तीनों पढ़ेंगे। अभी फिलहाल गामा की बात कर रहे हैं तो इसकी जो खोज की थी वो हेनरी बैक्यूरेल ने इसकी खोज की थी। ठीक, और गामा जो रेज होती है ये जो है इसकी भेदन क्षमता मतलब पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है और कैंसर में, ठीक है, कैंसर के इलाज में जो है गामा रेस का अपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इतनी पावरफुल होती है कि आप देखते हैं जो कैंसर के जो रोगी होते हैं कीमोथेरेपी जो लेते हैं वो कैंसर को तो सही कर देते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सब पूरे बाल वगैरह जो है पूरे झड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत पावरफुल होती है और एक्चुअली में जो एटम बम होता है, परमाणु बम, ठीक है, उसमें जो है गामा रेज जो है इमिशन होती है, उत्सर्जित होती है और उसी की वजह से इतना विनाश होता है। ठीक है, अपन को दिखेगी नहीं और ठीक है, आप गामा रेस को नहीं देख सकते। ठीक, अगला है आपका एक्सरे। ठीक है, तो गामा रेस का यूज आप यही ध्यान रखें, गामा रेस का यूज कहाँ होगा तो कैंसर के इलाज में होगा। इसके अलावा जो आपके गोदाम वगैरह होते हैं, अनाज वगैरह जहां रखे जाते हैं वहां पर भी कीटाणुओं को मारने के लिए गामा रेस का यूज किया जाता है। ठीक है, नंबर 2 है एक्सरे। एक्सरे की जो खोज की थी वो की थी रोंजन ने। ठीक है, WK रोंजन ने, और एक्सरे को मापने की इकाई भी रोंजन है। ठीक है, कितने रोंजन आपको एक्सरे दी जाए। ठीक है, तो एक्सरे आज सभी को मालूम है कि एक्सरे का यूज कहाँ होता है, तो जो आपके बॉडी के भीतर जो हड्डी वगैरह जब टूट जाती है तो उसको देखने के लिए जो है अपन किसका यूज करते हैं तो एक्सरे का। और एक्सरे जो होती है वो हड्डी को, ठीक है, छेद के नहीं जा सकती, और छेद के नहीं जा सकती इसीलिए जो है आपको हड्डी का पूरा अंदर का ढांचा दिखता है, और कहीं पर भी मान के चलिए हड्डी क्रैक होती है तो उसको पार कर जाती है तो अपन को दिख जाता है कि हड्डी क्रैक है। ठीक है, और जो आपके एक्सरे जो होती है इसको जो अपन लोग जो एक्सरे नापते हैं डॉक्टर वगैरह, उसकी इकाई 6 रोंजन तक होती है, 6 रोंजन तक वो नापता है। ठीक है, अगर ज्यादा रोंजन की एक्सरे अगर आपकी बॉडी पे लग गई तो आपकी डेथ भी हो सकती है। 40 या 50 से अगर ज्यादा आपके रोंजन आपके बॉडी में अगर एक्सरे लग गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, जो एटम बम होता है उसमें जो एक्सरे जो इमिशन होती है, उत्सर्जित होती है, वो 200 रोंजन होती है। ठीक है, 200 रोंजन जो है उसमें से उत्सर्जित होती है और इसकी वजह से इतना विनाश होता है। ठीक है,
और एक्सरे का यूज अपन जो आभूषण वगैरह होते हैं उसमें भी अगर क्रैक का पता करना हो, हीरा वगैरह में अगर क्रैक का पता करना हो तो वहां पर भी एक्सरे का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका यूवी, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, परावैंगनी किरणें। ठीक है, तो परावैंगनी जनरली अपन को मालूम ही है कि जो आपका सूर्य है उसी से उत्सर्जित होती है। ठीक है, और परावैंगनी किरणों को जो है रोकने के लिए एक लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, वो है ओजोन लेयर। ठीक है, अगर मान के चलिए ओजोन लेयर नहीं होती तो जो अल्ट्रावायलेट जो आपकी रेज है वो खतरनाक बीमारियां जो है उत्पन्न करती, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी उत्पन्न करती। अगर अल्ट्रावायलेट किरण आपके बॉडी पर लगती है तो इससे जो है कैंसर होता है। ठीक है, यूवी का यूज कहाँ करते हैं, तो जनरली जो आरओ देखे होंगे आपने, आरओ में लिखा रहता है यूवी। ठीक है, जो पानी में जो कीटाणु वगैरह होते हैं उसको मारने में जो है यूवी रेज का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका दृश्य प्रकाश, जिसको अपन कहते हैं विजुअल। ठीक है, विजुअल, राइट। ठीक, तो अब देखिए इन तीनों को अपन नहीं देख सकते। ठीक, अपन देख किसको सकते हैं, इसको दृश्य प्रकाश को अपन देख सकते हैं। इसकी जो अगर अपन वेवलेंथ, इनकी तो आवश्यक नहीं है, इसकी आवश्यक है, तो अपन पढ़ेंगे। पूरा टॉपिक है आपका बड़ा सा, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो जो अपन वहीं पे पढ़ेंगे, तो अभी अपन इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, विजुअल राइट ही आप देख पाएंगे, इनको नहीं देख पाएंगे। अगला आइए आप इंफ्रारेड, मतलब अवरक्त किरणें। ठीक है, इसमें इसको ध्यान रखिएगा कि इस जो विजुअल राइट है, इसकी जो खोज की थी दृश्य प्रकाश की, वो न्यूटन साहब ने की थी। ठीक है, अगला है आपका इंफ्रारेड, जिसकी खोज हर्सल ने की। और अवरक्त किरणें जो होती हैं इनकी वेधन क्षमता इनकी तुलना में कम होती है। ठीक, अब अवरक्त का यूज कहाँ करते हैं अपन, तो जनरली आपका जो रिमोट कंट्रोल होता है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल में आपने देखा होगा आगे की तरफ एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है। ठीक है, एक्चुअली में रिमोट से चैनल जो चेंज होता है उसमें इंफ्रारेड ही आपकी तरंगे होती हैं जो उसको चैनल को चेंज करती है। ठीक है, इसके बाद इंफ्रारेड में एक और खास चीज होती है कि रात में देख सकता है, तो सीसीटीवी कैमरा जो होते हैं उसमें भी आपको इंफ्रारेड ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोहरे को भी चीर सकता है ये, और बादल को भी चीर सकता है। मतलब कोहरे में देखने के लिए भी अवरक्त किरणों का यूज होता है, और बादलों में भी देखने के लिए अवरक्त रेस का ही प्रयोग होता है। ठीक, इसके अलावा जो इंफ्रारेड होती है ये बात गर्म करती है, मतलब हीट पैदा करती है, और हीट पैदा करती है इसीलिए कैंसर के जो शिकाई होती है उसमें अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। ठीक है, कैंसर जब कीमो हो जाती है उसके बाद उनको शिकाई करनी पड़ती है, वो किससे होती है, इंफ्रारेड से। अपना जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो भी गर्म किससे होता है, तो आपकी अवरक्त किरणों की वजह से ही आपका वायुमंडल गर्म होता है, और इसीलिए जीवन संभव है। ठीक, कितनी हो गई, 5 हो गई है ना, 2 बची। ठीक, अगली है आपकी माइक्रो, और एक है रेडियो। ठीक है, माइक्रो की खोज की आपकी हर्सल। ठीक, माइक्रोवेव्स जो है जनरली आपकी जो D2H है, ठीक है, डिश टीवी है, आपकी जो टीवी जो चल रही है उसमें सभी में किसका यूज होता है, तो माइक्रो का यूज होता है। इसके अलावा जो आपका ओवन होता है, माइक्रो ओवन, ठीक है, उसमें भी कौन सी वेव्स होती है, तो माइक्रो वेव्स ही होती है, सूक्ष्म तरंगे इसको अपन कहते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपकी रेडियो वेव्स। जनरली जो रेडियो तरंगे होती है, रेडियो, इसकी खोज की थी मार्कोनी। ठीक है, मार्कोनी की थी रेडियो तरंगों की खोज, और जनरली ये दोनों सेम है, इसकी खोज लैब में हुई थी, और ये खोज जो है इन्होंने बाहर आके की थी। ठीक है, तो रेडियो जो होता है FM वगैरह, उसमें कौन सी वेव्स होती है, तो रेडियो तरंगों का यूज होता है। ठीक है, तो ये टोटल 7 है जो आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आपको पहले ही मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप इधर जाएंगे इनकी जो पेनेट्रेटिंग पावर है, मतलब भेदन क्षमता है, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, कम होती चली जाएगी, मतलब ये बिल्कुल ही नहीं छेद पाएगी। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा छेद देगी। भारी कौन सी होगी, जे सबसे ज्यादा, जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो इनका जो भार है, मास है, वो कम होता चला जाएगा। ठीक, और डिस्टेंस भी इनकी कम होती चलेगी। जैसे गामा रेज जो है, जो सबसे कम डिस्टेंस कवर करती है, फिर जे, और रेडियो तरंगे सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं। मतलब ब्रिटेन में जो है टेलीकास्ट होता है और अपन को इंडिया में सुनाई देता है, इतनी ज्यादा ये डिस्टेंस कवर कर सकती है। लेकिन स्पीड सबकी सेम रहती है। ठीक है, सभी की स्पीड सेम रहेगी, दूरी कम ज्यादा तय करेंगी। ठीक, इसके अलावा
फ्रिक्वेंसी भी जो है इनकी जैसे आप इधर जाएंगे तो ये बढ़ती चली जाएगी और वेवलेंथ कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका ठीक, इसको अच्छे से करिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले आगे बढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक ले रहे हैं। वही ले लीजिए, वही वाला। ठीक है, फिजिक्स के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे बड़ा टॉपिक। ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दो टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक है लाइट। ठीक है, तो जनरली देखिए लाइट को अपन ये पढ़ते हैं कि लाइट ऐसा माध्यम है जिसके जरिए अपन किसी दूसरी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप लाइट से किसी दूसरे को देख पा रहे हैं, तो क्या आप लाइट को देख सकते हैं? प्रकाश को क्या अपन देख सकते हैं? जी, क्या लाइट को देखा जा सकता है? जी, देख सकते हैं। जी, लाइट को देख सकते हैं क्या अपन? नहीं देख सकते। जी, क्या प्रकाश को देखा जा सकता है? ये पूछ रहा हूं। नहीं देख सकते। चलिए देखिए, लाइट क्या प्रॉपर्टी देखें आप कि लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है, दो तरह के गुण होते हैं इसमें। सबसे पहले तो ये एक वेव्स है। ठीक है, अपन उस दिन भी पढ़ा था कि तरंगों के फॉर्म में होता है और कण के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, दोनों फॉर्म में लाइट होती है, कण भी है, और जब कण है तो अपन उसको कहते हैं फोटोन है। ठीक है, और जब वो वेव्स के फॉर्म में चलती है तो अपन उसको कहते हैं कि ट्रांसवर्स है। ठीक है, दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। और अभी अपन ने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है, उसमें जो बीच में बिल्कुल आता है वो कौन सा आता है? तो लाइट आती है। ठीक है, विजुअल रेज जिसको अपन ने कहा 10 प्रकाश। ठीक है, वो बिल्कुल सेंटर में है, 3 इधर है 3 इधर है, और अपन ने कहा कि जो बीच वाली है केवल उसको अपन देख सकते हैं, बाकी इधर नहीं देख सकते। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि जो अपन कहते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिला हुआ है, उसके अंदर भी अगर विजुअल के अंदर भी उसके 7 पार्ट है। ठीक, अब अगर अपन सबसे पहले प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है। और अपन ये कहते हैं कि ऊर्जा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे अपन काम कर सकते हैं। अगर एनर्जी है तो आप वर्क करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब है कि लाइट से भी अपन कोई ना कोई काम कर सकते हैं। प्रकाश अगर ऊर्जा है तो इससे भी कोई काम होना चाहिए, तो अपन करते हैं। जैसे सोलर कुकर वगैरह आप देखते हैं तो वो वर्क का ही काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रकाश जो है दो गुण दिखाता है। एक तो जो फोटोन के फॉर्म में होता है, और एक जो है जब वो वेव्स के फॉर्म में होता है तो इसको अपन कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। माध्यम में तो चलेगा ही चलेगा, बिना माध्यम निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है, वैक्यूम में चल सकता है। सूर्य की किरणें जहां तक आ रही हैं मतलब वैक्यूम में चल रहा है, निर्वात में चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपन ने कैसे पढ़े, कैसी चलती है? ठीक है, परपेंडिकुलर चलती है, लंबवत चलती है। हमेशा कैसे चलेंगी? तो लंबवत चलेंगी, और लंबवत चलेंगी इसीलिए अपन कहते हैं कि प्रकाश जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव्स है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, फोटोन के फॉर्म में चलता है। इसकी जो खोज की थी वो न्यूटन साहब ने की थी कि प्रकाश जो है कण भी है और वो फोटोन के रूप में चलता है, और एक ऊर्जा का बंडल है जिसको अपन जो है प्रकाश कहते हैं। अब बात ये आ रही है कि अपन ने जो कहा कि क्या लाइट को देखा जा सकता है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे तो प्रकाश की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए? जो विद्युत चुंबकीय तरंगे अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इनकी स्पीड सेम होती है। वैक्यूम की बात हो रही तो इतनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसको किलोमीटर में भी लिखेंगे तो ये होगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, जैसे मान के चलिए आप खड़े हैं और कोई व्यक्ति बाइक से आपके सामने से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल जाए, तो क्या आप देख देंगे उसको? 50 की स्पीड से कोई आपके सामने से निकल जाए, देख सकते हैं उसको? आराम से देख लेंगे। ठीक है, 100 से निकल जाए तो भी देख सकते हैं।
मान के चलिए कोई आपके सामने से 1000 की स्पीड में निकल जाए, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल जाए, तो क्या देख सकते हैं? हल्का सा दिख जाएगा, हो सकता है दिख जाए, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगा? तो क्या पॉसिबल है कि आप देख लोगे? ठीक है, नहीं देख सकते, ठीक है। तो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में जो है, और जनरली जो साउंड होता है उसका अपोजिट होता है। अपन ने जो पढ़ा कि साउंड सबसे फास्ट कहां चलता है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, जबकि प्रकाश कहां चलेगा सबसे फास्ट? तो निर्वात में, ठीक है। और जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी प्रकाश की स्पीड को जो है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। निर्वात में जो है फिर वायुमंडल में कुछ और होगी, फिर जब आप द्रव में बात करेंगे लिक्विड में तो कुछ और होगी, और फिर जब आप ठोस में जाएंगे तो कुछ और बात होगी, है ना। मतलब ठोस में सबसे कम स्पीड से चलेगा, ठोस से मतलब ठोस में भी चल सकती है प्रकाश, चल सकती है कि नहीं है? अगर पार्टिकल दूर दूर है तो चल सकती है, मान के चले कि कोई आपने पतला सा पेज रखा हुआ है तो निकल जाएगी, क्रॉस कर जाएगी उसको, ठीक है। चल तो सकती है लेकिन स्पीड कम रहेगी, ठीक है। तो जैसा साउंड है जस्ट उसका अपोजिट है कि इसकी जो स्पीड है वो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी स्पीड उसकी कम होती चली जाएगी। और प्रकाश की चाल की जो खोज की थी वो की थी रोमर ने, ठीक है। और उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि जो लाइट होती है उसकी स्पीड इतनी होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें अपन को बहुत सारी चीजें पढ़ना है जो अपन ने साउंड में भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ डिटेल से पढ़ना है। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, परावर्तन, रिफ्रैक्शन पढ़ना, अपवर्तन, विवर्तन, इसके बाद व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस, ठीक है, विवर्तन, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल, ठीक। तो अपन आज जो है रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। परावर्तन, ठीक है। तो अब देखिए कोई भी वस्तु जो अपन को दिखती है उसका मेन रीजन होता है कि परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से ही अपन को कोई वस्तु दिखती है, ठीक है। कि कोई प्रकाश जो है वस्तु से टकराता है और टकरा के जब आपकी आंखों में पड़ता है तब जाके जो अपन को वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। तो ठीक है, परावर्तन के नियम देखें कि सबसे पहले देखिए कि मिरर में अपन परावर्तन, अपना जो क्वेश्चन बनता है मिरर में बनता है कि मिरर में जब परावर्तन होता है तो इसमें क्या किया जाता है कि एक तरफ जो है अपन इस तरह से जो पेंट कर देते हैं, ठीक है। और एक तरफ क्या होती है उसकी चिकनी सतह होती है, ठीक है। तो वो शीशा भी हो सकता है, कोई स्टील का बर्तन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें रिफ्लेक्शन पड़ रहा है अपन। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आपका दर्पण होता है उसमें जो पॉलिश की जाती है काय की होती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की, AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। दर्पण कहां से बनता है? तो ग्लूकोज से, ठीक है, ग्लूकोज से बनता है, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये प्रकाश की किरण आई और जो आती है इसको अपन कहते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट रेस, आपतित किरण। और जो जाती है इसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्टिव, परावर्तित, ठीक है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिव, ठीक। आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। और एक और इसमें बीच में अपन खींच देते हैं, ये काल्पनिक होती है जिसको अपन नॉर्मल कहते हैं और हिंदी में अभिलंब कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल या अभिलंब, ठीक है। सिंपल से नियम है, आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे कि नियम क्या है कि सबसे पहले देखिए कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, नॉर्मल है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन का पहला नियम कि इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन, ये तीनों क्या होंगे? एक ही तल में होंगे, एक ही सरफेस में होंगे, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होगा कि जो आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल, ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो I इक्वल टू R, ठीक है, I इक्वल टू R, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होगा वो हमेशा बराबर होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो एंगल होता है वो हमेशा कैसे होगा? नॉर्मल से ही होगा।
ठीक, कई बार वो ऐसा पूछ लेता है आपसे कि आपको उसने जो एंगल दे दिया 30 डिग्री, उसने कहा कि आपतन कोण 30 डिग्री का है, ठीक है, तो आप बताइए कि तल से रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा। तल से मतलब सरफेस से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपको आपतित कोण दिया है 30 डिग्री का, ठीक है, आपतन कोण 30 डिग्री का दिया है और आपसे पूछेगा कि तल से रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा। अगर सीधा रिफ्लेक्शन दे दे तो सीधा आपका आंसर 30 है, लेकिन अगर तल से पूछेगा वो, ठीक है, तल हाँ से, ठीक है, तो इससे देखिए 30 तो यही है और ये कितना होगा, फिर वो 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री होगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन जब भी आए तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि उसने नॉर्मल से पूछा है या फिर सरफेस से पूछा। अगर नॉर्मल से पूछा हो तो लिख के ही नहीं देगा नॉर्मल से, क्योंकि ये आपका आपतन परावर्तन कोण ही ये है, ठीक है। और अगर इधर से पूछेगा तो लिख के देगा कि आप अब तल से उसका रिफ्लेक्शन एंगल बताइए। तो तल से क्या करिएगा कि आप 90 में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका तल से एंगल आ जाया करेगा, ठीक। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारी चीजें इससे पूछी जाती है, जैसे जैसे कि आपसे कहेगा कि मान के चलिए कि कोई दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, ये मान के चलिए दर्पण है और कि जहां पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो इसकी तरफ जो है भी की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति दर्पण की तरफ भी की स्पीड से आ रहा है, तो इसका जो इमेज बन रही है इधर वाला जो व्यक्ति है वो इधर किस स्पीड से आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि जो नॉर्मल वाला जो ओरिजिनल होता है उसकी तुलना में जो इमेज वाला जो प्रतिबिंब वाला जो होता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इसकी हमेशा दुगनी होती है, ठीक है। इसकी तुलना में भीतर वाले की स्पीड कितनी होगी, तो दुगनी होगी। मतलब कि मान के चलिए कि अपन कांच की तरफ 20 की स्पीड से जा रहा है तो जो भीतर वाला व्यक्ति होगा वो 40 की स्पीड से आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो जिम वगैरह रहते हैं उसमें चारों तरफ कांच लगाए जाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन ही ये होता है कि जो बाहर वाला व्यक्ति होता है वो करता धीरे धीरे है लेकिन अंदर उसको दिखता है कि बहुत तेजी से कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब आप डांस वगैरह अगर आप कहीं पे देखेंगे, ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस वाले होते हैं वहां पर भी हर जगह मिरर लगे रहते हैं। उसका रीजन भी यही होता है कि वो करता स्लो है लेकिन भीतर वाला जो व्यक्ति बहुत तेजी से करता हुआ दिखाई देता है, इसी वजह से उसके चारों तरफ मिरर लगाए जाते हैं, ठीक। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि मान के चलिए कि आप दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा देते हैं तो अब इमेज कितनी डिग्री से घूम जाएगा, ठीक। तो उसके लिए भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप थीटा से घुमाते हैं तो भीतर वाला 2 थीटा डिग्री से घूम जाता है। मतलब अगर मान के चलिए कि मैंने हल्की सी टेढ़ी लाइन जो खींची, ठीक है, सीधी खींचेंगे दिक्कत नहीं, हल्की सी भी टेढ़ी खींची तो जो कैमरा के अंदर, ठीक है, मतलब जो भीतर से देख रहा होंगे लोग, उनको ये वाली जो लाइन होगी वो 2 थीटा से झुकी हुई दिखाई देगी, ठीक है। मतलब कि जितना भी आप इसको घुमाएंगे वो उसकी जो इमेज बनेगी वो 2 थीटा डिग्री से, ठीक है, घूम जाएगी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान के चलिए इसी में देख लें कि जे वाला व्यक्ति इससे 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो जो इमेज वाला व्यक्ति होगा वो इस इमेज से कितनी दूरी पर है। तो आप इसके लिए ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, जितना दूर कोई व्यक्ति दर्पण से है इमेज में भी वो व्यक्ति उतनी ही दूरी पर होगा। मतलब दूरी पर फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस वही रहेगी, जो बाहर वाला है उतनी ही अंदर वाले की रहेगी, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो बैक साइड वाला जो गाड़ी वगैरह अपन चलाते हैं तो उसमें जो कांच रहता है उसमें लिखा रहता है कि जो आपको पीछे वाला जो व्यक्ति दिख रहा है वो हो सकता है कि वो कम दूरी पर हो, क्लोजर हो। तो उसका रीजन ही है कि जनरली अपन जब गाड़ी चलाते हैं तो पीछे वाला दूरी पे तो उतना ही दिखता है, लेकिन जब वो मान के चलिए 40 की स्पीड से आ रहा है तो मिरर में अपन को क्या दिखेगा, 80 की स्पीड से आ रहा है, जबकि वो 80 से नहीं रहा है, अपन को दिख रहा है वो। इसी वजह से उसमें लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन द अपीयरेंस, कि जितना दिख रहा है उससे क्लोजर हो सकता है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें प्लेन मिरर में, ठीक है, जो सारी प्लेन मिरर की बात करी अपन है ना, मैं भूल गया वहां पे दर्पण बताना।
जिस समतल दर्पण की बात हो रही थी, जितनी भी अपन ने करी है, 3 तरह के मिरर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, 3 तरह के मिरर पढ़ेंगे, जिसमें आज अभी अपन ने केवल प्लेन मिरर की बात करी, अभी तक जितनी भी करी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि मान के चलिए कि 2 मिरर रखे हुए हैं। ठीक है, 2 मिरर रखे हुए हैं और उनके बीच में 1 डिग्री दे देगा वो। और आपसे पूछेगा कि व्यक्ति के कितनी इमेज बनेगी। मतलब मान के चले कि 2 मिरर रख दिए उसने 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर 2 मिरर रखे और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया उसने, वस्तु रख दी। आपसे पूछेगा कि जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसके कितनी इमेज बनेंगी। तो उसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है 360/थीटा। ठीक है, जैसे आपने मान के चलिए 90 पर रखे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, 90 से डिवाइड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर मान के चलिए आपका आंसर कोई इवन आता है, तो आप उसमें से क्या करेंगे, -1 करेंगे। और अगर ऑड आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन आएगा तो -1 करना है, और ऑड में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो ऑड का लिख लेते हैं, जो वाला, जो ऑड वाला हो गया, और इवन वाला आएगा तो क्या करेंगे, 360/थीटा -1। ठीक है, 2 फार्मूले आपको ये याद रखने हैं कि आपसे कहेगा कि मान के चलिए कि 2 मिरर हैं और दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, कितने कितने इमेज बननी चाहिए। ऑड में, इवन में -1। इसका आंसर हमेशा ऑड आता है इसमें। और कई बार ऐसा भी होगा डेसिमल में जाएगा कि थीटा उसने मान के चलिए ऐसा दे दिया कि 360 को काट ही नहीं पा रहा है, तो इंटीजर तक लेना है फिर आपको। ठीक है, तो कल जो है अपन, आज अपन ने प्लेन मिरर की बात कर ली, कल अपन जो है वो स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण की बात करेंगे, जिसमें उत्तल, अवतल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ठीक है, और इसके बाद फिर रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जो अपन कल लेते हैं। ठीक है, कल करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारी चीजें आपको इस टॉपिक में मिलेंगी, और जहां से जनरली अपन जो है मैथ्स की कई सारी चीजें सीखेंगे जो अपन बाद में यूज करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि डेफिनेशन समझते हैं कुछ नंबर्स की, फिर अपन काम करेंगे इस पे। ठीक, तो जनरली क्या होता है कि डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ना बैंक को भी पूछेगा आपसे, ना ही एसएससी का भी पूछेगा। ठीक, लेकिन कभी अगर आप व्यापम का एग्जाम देने जाएंगे तो वो जरूर पूछेगा डेफिनेशन। ठीक है, तो आप नंबर्स की थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें उनको समझिए। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन व्यापम के अलावा कोई नहीं पूछता। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले जो खोज हुई थी, तो वो नेचुरल नंबर की खोज हुई। ठीक है, अब संख्याओं का विकास कैसे हुआ होगा कि पहले काउंटिंग हुई होगी, फिर ज्यादा बढ़ते गए होंगे, तो सिंबल बनाते चले गए होंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो प्राकृत संख्या से, नेचुरल नंबर से हुई थी। ठीक है, नेचुरल क्यों कहा गया इसको, क्योंकि आप इसको प्रकृति में दिखा सकते हैं। ठीक है, नेचर में दिखा सकते हैं, प्रकृति में दिखा सकते हैं, इसीलिए नेचुरल नंबर इसका नाम रखा गया। कैसे दिखा सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि पहले जब संख्याओं की शुरुआत हुई तो 1 से हुई, 1 2 3 4, और ऐसे करते करते कहां तक, ठीक है, अभी तक खोज नहीं हुई कहां तक। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट हुआ करती थी पहले संख्याएं। अब इसमें देखें कि दिक्कत क्या आती थी कि मान के चलिए कि आपको 3 किलोमीटर चलना है। ठीक है, 3 किलोमीटर आपको चलना है, तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया आपने, जे गए आप 1 किलोमीटर, ठीक है, जे गए आप 2 किलोमीटर, और जे आप गए 3 किलोमीटर। गए आप 3 किलोमीटर है और दिखा क्या रहा है, 4 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इस नेचुरल नंबर का जो आपका अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको सही नहीं माना गया, और सही नहीं माना गया, और होल नंबर की खोज हुई। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। और क्या कर लिया गया कि नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लिया गया।
ठीक है, जीरो को शामिल कर लिया गया तो वो पूर्ण बन गई। मतलब नेचुरल में जीरो को अगर शामिल कर लेते हैं तो आपका वो पूर्ण संख्या बन जाता है। अब आपकी जो ये वाली समस्या थी वो तो खत्म हो गई कि आपको जाना 3 है तो कैसे गए आप। ठीक है, जे 1 गए, जे 2 गए और जे 3 गए। ठीक है, 3 किलोमीटर ही गए और 3 ही शो कर रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो सही हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें भी दिक्कत आई। इसमें दिक्कत क्या आई आगे जाके कि मान के चलिए गए आप 3 किलोमीटर हैं और अब आपको लौट के आना 4। ठीक है, तो कैसे आएंगे। ठीक है, जे आई 1, जे आई 2 और जे आई 3। अब आपके पास चलने के लिए कुछ नहीं है तो इसको भी कंप्लीट नहीं माना गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इंटीजर की खोज हुई, पूर्णांक। ठीक है, जो कि माइनस से स्टार्ट हुई, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और तो इधर पर जाकर जो अगर आप देखेंगे तो आपकी जो नंबर्स थी उसकी संकल्पना पूरी हुई। और अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर कौन से हैं। ठीक है, या आप जैसे मान चलिए वो आपसे कभी कहे और आंसर आपका प्लस माइनस में आ रहा और उसने आपसे प्राकृत संख्या पूछी है, तो आप ये ध्यान रखिए कि नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, प्लस जीरो भी नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर इज ऑलवेज बीइंग पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और जीरो नहीं होगा। होल नंबर भी नेगेटिव नहीं होगा लेकिन उसमें जीरो शामिल होगी। मतलब नेचुरल नंबर में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक जो होते हैं वो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर उसमें लिख देगा पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। तो आप समझिएगा कि माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, लेकिन आपको लेना पॉजिटिव है। अगला देखिए फ्रैक्शन की। अपन ने अभी बात करी कि जो जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे मान के चले कि 3 है, 4 है तो 4 से पहले 3 आएगा, 3 से पहले 2 आएगा, 2 से पहले 1 आएगा और 1 से पहले 0 आएगा। ठीक है, तो अपन ने अभी यही पढ़ा कि 1 से पहले 0 आना चाहिए। ठीक, तो जैसे मान के चलिए कोई एक आपके पास वस्तु थी, केवल एक थी, और इसमें से अपन ने क्या किया कि इसका कुछ भाग इसमें से ले लिया। ठीक है, मान के चलिए ये भाग आपने ले लिया। ठीक है, ये आपने ले लिया तो क्या ये 0 है? नहीं है, है ना। अभी अपन ने पढ़ा कि 1 से पहले 0 आता है, मतलब अगर आप 1 को हटा रहे हैं तो 0 आना चाहिए। लेकिन अपन पूरा 1 ना हटा के उसका अगर कोई पार्ट हटा रहे हैं तो उस केस में वो 0 तो नहीं है, उसका एक भाग ले रहे हैं तो वो 0 नहीं है। ठीक है, या मान के चलिए कि आपने ऐसा कर लिया और उसके जो है ये ले लिया तो ये भी 0 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनके बीच में भी कुछ कुछ संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए फ्रैक्शन की अवधारणा है कि आपने क्या किया कि किन्हीं कोई एक वस्तु थी, इसके कितने टुकड़े करे? 2 टुकड़े करे आपने। ठीक है, 2 बराबर टुकड़े करे। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट करे और उसमें से कितना ले लिया?
केवल एक पार्ट ले लिया, तो इसको अपन ने कैसे डिनोट किया, 1/2। इसके कितने टुकड़े करे आपने, 4 करे, कितने ले लिए, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि अगर कोई वस्तु है उसके इक्वल पार्ट करें, और इक्वल में से जितने भी आप ले लेते हैं उसी को ही अपन क्या कह रहे हैं, भिन्न या फ्रैक्शन। ठीक, अब मान के चलिए और करते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, जी। अब इसमें देखें कि अपन ने भिन्न की सबसे पहली अवधारणा ये पढ़ी कि इक्वल पार्ट होना चाहिए। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, ये इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है का मतलब ये भिन्न भी नहीं है। फ्रैक्शन तभी होगा जब उसके इक्वल पार्ट होंगे। अब इसके इक्वल पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं, तो 8 हैं, और ले कितने लिए आपने, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन वही होगा कि आप इक्वल पार्ट में से कुछ भाग अगर ले लेते हैं तो उसी को ही अपन भिन्न कहते हैं। 3 तरह के भिन्न आपको पढ़ना है। पहला वाला जो है इसको अपन कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न, ठीक है। दूसरा होता है इम्प्रॉपर, हिंदी में कहते हैं विषम, और सी है आपका मिश्र भिन्न, या कई जगह संयुक्त भिन्न भी लिखा मिलेगा, दोनों सही है। चलिए अब देखें, जो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इनमें अंतर आपको अभी देख के क्या समझ में आ रहा है, आपको एक चीज ये समझ में आ रही होगी कि मैंने इस वाले में हर बार न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा लिखा है, और इधर पर मैंने न्यूमरेटर को अंश को हर से बड़ा लिखा है, ठीक है। तो जो प्रॉपर क्यों है, प्रॉपर इसलिए है कि आपने किसी वस्तु के 7 इक्वल पार्ट करे और उसमें से कितने ले लिए, 13 बराबर भाग किए, और कितने ले लिए, ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान के चलिए आपने किसी वस्तु के 11 बराबर हिस्से करे और उसमें से कितने ले रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और पॉसिबल नहीं है लेकिन फ्रैक्शन तो है जी, ठीक है। भिन्न तो है लेकिन इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो इनमें समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है तो वो प्रॉपर है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर। जब इम्प्रॉपर है तो आपको क्या करना होगा, इसको प्रॉपर बनाना होगा। तो इसको अपन चेंज कर देते हैं कि आप 2 से 7 में डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, 3 रेज़ टू। अब कंपाउंड नाम इसलिए दिया कि इसमें प्रॉपर भी आ गया, इम्प्रॉपर भी आ गया, दोनों आ गए, तो ये कैसा भिन्न हो गया, तो संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न या कंपाउंड फ्रैक्शन या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। या इसको भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2/11, इसको क्या लिखेंगे, 1/2/9। तो ये आपका मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न हो गया।
इसी में अगला आइए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसे नंबर जिसको अपन p/q के फॉर्म में शो कर सकें उसी को ही अपन परिमेय संख्या या रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने भिन्न में भी यही चीज पढ़ी कि भिन्न भी वही थे। ठीक है, और रैशनल नंबर भी यही है। तो भिन्न और परिमेय संख्या में क्या डिफरेंस रहता होगा? जरूरत क्या पड़ गई परिमेय की? जब भिन्न से ही काम हो रहा था, फ्रैक्शन से ही काम हो रहा था, तो जबरन में परिमेय संख्या लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि अब जो आपके p और q जो हैं ये आपके इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर से मतलब है कि प्लस माइनस के हो सकते हैं, जबकि भिन्न जो होगा दैट इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, मतलब अगर आपसे कभी कहा जाए कि माइनस का 3/8, 7/-9, 3/7, -2, -5, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से परिमेय संख्या तो सारी है, ठीक है, जे भी है, जे भी है, जे भी है और जे भी है। ठीक है, मतलब इंटीजर से मतलब है कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो जे भी आपका परिमेय है, ठीक है, पॉजिटिव है, जे भी है, जे भी है, जे भी है। लेकिन आपसे कहा जाए कि इनमें से भिन्न कौन सा है, तो कौन सा है भिन्न? जे वाला भिन्न नहीं है। जे भी भिन्न है क्योंकि माइनस तो है ही नहीं उसमें, है ना, माइनस का साइन तो उसमें से हट जाएगा। ठीक है, तो भिन्न की परिभाषा क्या हो गई कि आप ऑलवेज वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर का अनुपात होगा, और जे क्या होगा, इंटीजर का रेशियो होगा। ठीक है, तो भिन्न और परिमेय में यही फर्क है कि भिन्न जो होते हैं वो हमेशा धनात्मक होते हैं, जबकि परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक और चीज बताइए कि पाई जो है और 22/7 है, इसमें कौन सा रैशनल है और कौन सा रैशनल है? दोनों का ही मान समान होता, अपन को मालूम है पाई का मान ही 22/7 है, 3.14। ठीक है, तो कौन सा पाई होगा, कौन सा रैशनल होगा, कौन सा रैशनल होगा? जी, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि 22/7 जो है जो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। जब इस फॉर्म में रहेगा तो वो हमेशा ही आपका रैशनल नंबर होगा, जबकि पाई जो होती है इसकी वैल्यू एक इर्रेशनल होती है। ठीक है, तो पाई इर्रेशनल है जबकि 22/7 रैशनल, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, या अपन ने एक और चीज पढ़ी थी जे वाले नंबर, कभी भी अगर बार लगा हुआ कोई नंबर आता है तो वो भी दैट इज ऑलवेज इर्रेशनल। और इर्रेशनल के अंदर भी दो होते हैं, एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है, रिकरिंग और इन रिकरिंग। रिकरिंग से मतलब है कि अगर डेसिमल के बाद कोई एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो वो रिकरिंग आवर्ती है।
ठीक है, जैसे अगर 0.6 की बात करेंगे अपन तो ये 0.66666 और इनडेफिनेट टाइम तक 6 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, जबकि मान के चलिए कि ऐसा आ गया 3.23415 7, तो ये क्या है, अनावर्ती है। ठीक है, कुछ भी डिजिट आ रही है फिक्स नहीं है तो ये अनावर्ती है, लेकिन अगर एक ही फिक्स डिजिट आए तो वो आपका आवर्ती है। ठीक है, रिकरिंग और इन रिकरिंग। नेक्स्ट है प्राइम नंबर, जिसको अपन कह रहे हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि अभाज्य या प्राइम से मतलब यह है कि ऐसी संख्या जो अपने आप और 1 के अलावा किसी भी अदर नंबर से डिवाइड ना हो। ठीक है, उसी को ही अपन प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 23 है। ठीक है, ये सभी प्राइम नंबर है। ठीक है, सभी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और 2 भी अभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछे जाए कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो प्राइम भी है, तो एकमात्र 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर है ही नहीं जो प्राइम है। ठीक है, क्योंकि सारे जो इवन नंबर होंगे उनको 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर से मतलब कि जो अपने अलावा भी किसी दूसरे से डिवाइड हो जाए वो आपका कंपोजिट है, भाज्य संख्या है। जैसे 4 है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है, 24 है, ये सब किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनको अपन क्या कहेंगे, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। चलिए, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है, विषम 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 ऑड ऑड कंपोजिट नंबर, लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। ठीक है, 9 से पहले कोई भी अभाज्य संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, ना 3 होगी, ना 5 होगी, ना 7 होगी। ठीक, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 को ना तो अपन ने इसमें लिया और ना ही इसमें लिया, ना अपन ने कहा कि वो भाज्य है और ना कहा अपन ने अभाज्य है। ठीक है, तो इसके लिए भी देखिए 2 चीजें पढ़ रहे हैं अपन। एडिटिव इनवर्स। ठीक है, योज्य प्रतिलोम। ठीक, योज्य प्रतिलोम की डेफिनेशन है कि मान के चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि आप 3 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, 3 में आप क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए, तो अपन कहेंगे -3। ठीक है, अगर आपने 3 में -3 प्लस कर दिया तो 0 आ जाएगा। या आपसे पूछा जाए कि -3 में आप क्या ऐड करेंगे 0 आए, तो अपन कहेंगे +3 है। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि 3 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो अपन कहेंगे -3। अगर वो कहे -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो +3। ठीक है, नंबर आपसे इसमें अलजेब्रा से पूछता है वो, जैसे वो दे देगा x + 1/x का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आप जो है ध्यान रखिएगा कि ऐसे नंबर लिया करिए जिसमें से उसको ऐड करने पर 0 हो जाए, वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। ऐसा एक और होता है प्रोडक्टिव इनवर्स।
प्रोडक्टिव, जिसको अपन कहते हैं गुणन प्रतिलोम। अब आपसे पूछा जाए कि आप 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि बना जाए। 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि बना जाए, तो अपन क्या करेंगे 1/3 से। और अगर वो कहेगा कि 1/3 में किससे करें तो 3 से। तो अगर आप इसमें जो देखेंगे कि कभी भी अगर पूरी तरह से डिवाइड होता है तो उसकी अल्टीमेट वैल्यू 0 नहीं आती है, ठीक है। उसकी अल्टीमेट वैल्यू क्या आती है 1। अगर पूरी तरह से कैंसिल हो जाए तो उसकी अल्टीमेट वैल्यू 1 है। उसी तरह से अगर पूरी तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी अल्टीमेट वैल्यू क्या आती है 0 आती है। मतलब किसी भी नंबर में 0 को प्लस या माइनस करने पे आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अपन ये कहते हैं कि जो 0 है वो ना तो आपका पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है, वो क्या है न्यूट्रल है, उदासीन है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। उसी तरह से अपन 1 को भी क्या कहते हैं कि 1 भी जो है वो ना भाज्य है और ना वो अभाज्य है। आप किसी में भी 1 का प्रोडक्शन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए 1 जो है ना तो आपका भाज्य है और ना ही अभाज्य, वो क्या है तो न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है। जैसे 0 उदासीन है एडिटिव में, वैसे प्रोडक्शन में 1 आपका उदासीन है, ठीक है। और क्या बचा टर्मिनेट है, एक छूट गया इसमें, एक और छूट गया था, यह है टर्मिनेट डेसिमल। शांत दशमलव या टर्मिनेट डेसिमल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि शांत मतलब दशमलव के एक निश्चित अंक के बाद वो शांत हो जाए, उसी को अपन क्या कहेंगे टर्मिनेट डेसिमल। जैसे 1/8, 7/25, 19/32, 71 जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं, ये डेसिमल के एक निश्चित अंक के बाद पूरी तरह से हर हाल में डिवाइड कर ही देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डिवाइड करते चले जाइए करते चले जाइए करते चले जाइए और कहीं पर भी खत्म ही ना हो, ठीक है। ऐसे नंबर को अपन क्या कहते हैं शांत दशमलव, ठीक है। दशमलव के निश्चित अंक के बाद पूरी तरह से अगर डिवाइड हो जाता है तो वो शांत दशमलव है, ठीक है। एक और डेफिनेशन होती है इसकी, लेकिन हर जगह नहीं आती, कि डेफिनेशन यह है कि अगर कोई नंबर का डिनोमिनेटर 2 या 5 का ही मल्टीपल हो तो वो ऑलवेज टर्मिनेट होगा। मतलब जैसे देखिए 19 एक प्राइम नंबर है, आप अगर 32 को देखेंगे तो 2 का ही फैक्टर है ना, 2 की पावर 5 है, 2 के अलावा कोई भी फैक्टर इसमें नहीं आया है। तो कभी भी अगर 2 का कोई नंबर है, ठीक है, 2 का मल्टीपल वाला कोई भी नंबर है, तो कितना ही आपका बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा प्राइम नंबर क्यों ना हो, वो एक दशमलव के निश्चित अंक के बाद पूरी तरह से हर हाल में डिवाइड कर देगा। या 5 से भी कभी भी आप डिवाइड करेंगे तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दशमलव के बाद आप भाग लगाते चले जाएं और कभी भी भाग पूरा ना लगे। वो हर हाल में 5 और 2 उसको पूरी तरह से डिवाइड कर ही देगा। इसी का अगला भाग है नॉन टर्मिनेट, जिसको अपन कहते हैं अशांत दशमलव, ठीक है। ये नाम से ही समझ आ रहा होगा, अशांत है मतलब दशमलव के बाद भी वो शांत नहीं होगा, भाग लगाते चले जाइए कहीं भी खत्म नहीं होगा। जैसे 100/3, 200/6, ये सब क्या है अशांत है। आप डिवाइड करते चले जाइए, पूरी तरह से कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, वो आपका अशांत दशमलव।
ठीक है, और इसी से जितनी भी अपन ने क्वेश्चन नंबर्स पढ़े हैं वो सारे नंबर कौन से होते हैं, तो रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जितने भी आपने नंबर स्टार्टिंग से नेचुरल से स्टार्ट करिए, नेचुरल, होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल, इर्रेशनल, जितनी भी संख्या होंगी वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, आपका जो सिलेबस है केवल रियल नंबर का ही है। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपसे पूछा जाता है जो रियल है। काल्पनिक जो होती हैं इनको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर या समृद्ध संख्या कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब अपन जो भी बात करेंगे वो इन नंबर की बातें करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिवीजन के। ठीक है, सबसे पहले अपन डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन को सॉल्व करने से पहले जनरली क्या होगा कि अपन को जरूरत पड़ेगी कि कौन सा नंबर किस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अपने पास एक बहुत बड़ा टास्क होगा, जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि अपन चेक करते हैं कि जिससे डिवाइड होगा और नहीं, पूरा डिवाइड करके देख लेते हैं और फिर आखिरी में पता चलता है उससे वो कैंसिल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, छोटे छोटे नंबर समझ में आते हैं लेकिन बड़े बड़े नंबर में आपको दिक्कत जाती है। तो अपन कुछ मेथड लिख रहे हैं जिससे आप आसानी से देख के ही बता देंगे कि ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा और आसानी से अपन उसको फिर डिवाइड कर दिया करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखिए 2 का लिख रहा है, सबको पता है 2 का नियम। ठीक है, 2 का नियम सबको मालूम है, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, जब उसका यूनिट प्लेस 0। अगर यूनिट प्लेस 0 है तो वो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। ये सबको पता है, कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप, ये ले ले। ठीक है, ये आपको मालूम है कि ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक, इसी में देखिए तो अपन ने 2 का नियम क्या पढ़ा कि लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 से अगर डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ऐसे ही देखिए 4 का बनाते हैं, जो 2 का नियम था वही 4 का है कि अब 4 में क्या हो गया कि यदि लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, 2 का क्या था कि 1 डिजिट, 4 का क्या हो गया, यदि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या एग्जैक्टली 4 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो आपको जैसे दिख रहा है कि 24 4 से डिवाइड डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये पूरा के पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, या फिर आप ध्यान रखिए कि जैसे इसमें लास्ट में अगर 0 है तो 2 से डिवाइड होता है, और अगर इसके लास्ट में डबल 0 है, ठीक है, अगर लास्ट में 2 0 है तो डेफिनेटली 4 से डिविजिबल होगा। अगला 2 का मल्टीपल कौन सा, 8, यही नंबर ले रहे हैं। अब अपन ने देखा कि 2 में सिंगल डिजिट देख रहे थे, 4 में डबल दिख रहे थे, तो 8 में क्या होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। अगर लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल होगी, या लास्ट में 3 0 है तो भी ऐसा होगा। ठीक है, अब 2 का अगला मल्टीपल देखें, कितना ही बड़ा नंबर ले लें आप। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये 16 से डिवाइड होगा कि नहीं, है ना। तो डिवाइड करने से पहले ये जरूर चेक करेगा कि डिवाइड होगा कि भी नहीं, नहीं तो अपन ने इतना बड़ा डिवाइड किया बाद में पता चला हो ही नहीं रहा, फिर अपन 8 से चेक करेंगे। तो इससे बेटर है कि अगर आपको देख के ही पता चल जाए कि ये 16 से कटेगा भी कि नहीं, है ना, तब डिवाइड करें। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 4096 ले लेते हैं। अपन ने जो देखा कि 2 में सिंगल देखते हैं, 4 में डबल देखते हैं, 8 में ट्रिपल देखते हैं, तो अब क्या होना चाहिए, अब 4 डिजिट देखना चाहिए। तो अगर लास्ट की 4 डिजिट 16 से डिवाइड है या लास्ट में अगर 4 0 है तो वो नंबर डेफिनेटली 16 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगले जाएंगे तो 32 है, तो अब अपन को चूंकि 32 की तो टेबल ही नहीं पता, तो फिर अपन को वही तोड़ के करना पड़ेगा कि पहले 16 से देख लेंगे और फिर 2 से कर देंगे, है ना। तो उसके आगे की, ठीक, अब आप आइए 3 में। ठीक है, 3 का नियम देखें, तो 3 का नियम
कि आपको देख के ही बताना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करें कि डिजिट का टोटल सम करके देखें, जितने भी अंक हैं आप उसका सम करके देखें। तो जब आप सम करेंगे तो 5, 7, 15, 17 और 4, इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 21। और चूंकि 21 3 से डिविजिबल है, ठीक है, 21 3 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली ये नंबर भी जो है 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला लीजिए 9। 7, 8, 15। सेम जो आपने 3 का पढ़ा वही 9 का है, कि अगर आपके डिजिट का जो अंक है, डिजिट का जो सम है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी डेफिनेटली 9 से डिविजिबल होगी। तो अगर आप इसका सम करेंगे तो कितना हो रहा है, 5, 7, ठीक है, 18। और 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, और 9 से डिविजिबल है इसका मतलब ही है कि ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, अब आगे देखिए 6। ठीक है, तो 6 में कुछ नहीं करना, कि आपको केवल नियम कौन सा लगाना है, 3 का ही रूल। आप किसका लगाएंगे, 3 का ही रूल लगाएंगे। केवल आप ये देखेंगे कि अगर कोई संख्या इवन है और वो 3 से भी डिवाइड हो रही है तो वो नंबर डेफिनेटली 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, ये नंबर जैसे अपन ने देखा कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, यही नंबर लिखा है मैंने। ठीक है, इसके बाद क्या है, इवन भी है। ठीक है, इवन भी है प्लस 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। जितनी भी संख्याएं इवन है और 3 से डिविजिबल है वो डेफिनेटली 6 से भी पूरी तरह से डिवाइड होंगी। ठीक है, अब क्या रह गया, 12। देखिए इसी से 12 की बन जाएगी। 12 में भी वही चीज करना है, यही वाला नंबर लिख ले रहा है। अब 12 में क्या होना चाहिए कि अपन को 2 से चेक करना है, 3 से और 4 से, है ना, 3 और 4 से चेक करना है। ठीक है, तो 4 का नियम अपन को पता ही है कि अगर आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से डिवाइड होगा। साथ में 3 का भी देखिए कि इनका अगर टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है तो 12 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, इकट्ठी 2 का देख रहा है। ठीक है, तो 3 का नियम तो है ही, और अगर आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से भी होगा, तो 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये नंबर 12 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। तारीख करो। इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट होगी डिवीजन में। जरूरत आपको सबसे ज्यादा डिवीजन और मल्टीप्लाई की पड़ती है ना, और मल्टीप्लाई तो अपन जनरली कर लेते हैं, डिवाइड में आपको दिक्कत जाती है क्योंकि अपन को पता नहीं रहता कि करें किससे। और अगर ये चीज आपको पता चल जाती है कि अपन किससे डिवाइड करें तो आपका कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगा। नहीं जाएगा ना, 6 जो है 2 से डिवाइड ही नहीं है, लास्ट में 21, 1 2 से डिवाइड नहीं है तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा।
नेक्स्ट देखें, 11 से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 11 का रूल देखिए, ठीक है, जैसे जो नंबर लिखा 1331। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि जो ऑड प्लेस हैं, ठीक है, ऑड प्लेस मतलब 1357, और जो इवन प्लेस हैं, सम संख्या, सम अंक स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक का अगर टोटल सेम होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा 1+3 और यहां से भी 1+3, अगर जो इक्वल है, ठीक है, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, या अपन ये कहें कि इनका डिफरेंस अगर 0 है या 11 का मल्टीपल है, तो वो संख्या डेफिनेटली 11 से डिविजिबल होगी। यदि 5 अंक होते, हाँ, कितना ही हो, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसका एक। क्या ले लें, 58 स्टार 55 ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि आप जो है इस स्टार की जगह क्या वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, स्टार की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर दें, ये जो आपका नंबर है जो 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब मान के चलिए कि जहां वाला पूछे, लास्ट वाला पूछे तो आसानी से कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक कर लीजिए कि जिसकी भी आवश्यकता पड़ गई वो अपन ने नंबर ले लिया, आपका आंसर जाएगा। लेकिन बीच वाला नंबर है, जे आपको अगर पता करना है तो आप डिवाइड करके चेक नहीं कर सकते, या तो आपको ऑप्शन रख रख के देखने होंगे। ठीक है, डिवाइड करके तो आप बीच वाला अंक नहीं निकाल सकते। ठीक, तो इसकी यही वाली कंडीशन अपन लगाएंगे। अपन ने ये पढ़ा कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होगा जब ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, ठीक है, विषम अंक वाला स्थान और सम अंक वाला स्थान का टोटल समान होना चाहिए, या उनका डिफरेंस 0 हो या फिर उनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए अपन ऑड अंक कौन कौन से ले रहे हैं, एक जे है और एक जे है, मतलब आपके पास क्या क्या आ गया, 5 प्लस स्टार प्लस 5। ठीक है, और इवन वाले कौन कौन से हो गए, तो 4 प्लस 8, जे क्या होने चाहिए, बराबर। तो आपको दिख रहा है कि इनका टोटल कितना आ रहा है 10, इनका टोटल कितना आ रहा है 12। तो आप स्टार की वैल्यू क्या रख दे यहाँ पे कि 12 बजाए, तो स्टार इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर आपने यहाँ पे 2 रख दिया तो जो भी नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। सर फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन ये था कि एक नंबर दे दिया उसने 5 8 स्टार 4 5, और आपसे वो ये कह रहा है कि आप स्टार की वैल्यू क्या पुट करें कि वो जो नंबर आए वो 11 से डिविजिबल हो। 11 का रूल अपन ने ये पढ़ा कि अगर सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक का टोटल उनका सम या तो इक्वल हो जाए या फिर उनका डिफरेंस 0 हो जाए, एक ही चीज है। ठीक है, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। तो अपन ने क्या किया कि विषम स्थान वाले अंक देखे, तो विषम वाले कौन कौन से हैं, 5 है, स्टार है और 5 है, जे लिख दिया। और सम वाले कौन कौन से हैं, एक 4 है और एक 8 है। तो जब आप इनको ऐड कर रहे हैं तो इनको ऐड करने पे आ रहा है 12, इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है 10। ठीक है, या डिटेल में ही कर लीजिए, जे हो गया 12, और इधर जो 5 + 5 10 थे उसको उठा के उधर ले गए, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई जी, माइनस।
ठीक है, अब देखिए 7 में देखिए थोड़ा सा, थोड़े से अब अभी तक सिंपल वाले थे, अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। जैसे 7 देखना है आपको, ठीक है। छोटा सा ही नंबर लिख रहा हूं, जैसे मान चलिए 289 आ गया। 289 तो डिवाइड ही नहीं होगा। अगला ले लो 287, 294 ले लेते हैं। ये हो ही नहीं रहा। छोटा सा ही ले लेते हैं अपन, फिर देखते हैं बड़े नंबर। 84, ठीक है। आपको चेक करना है कि 84 जो है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। छोटा नंबर लिया मैं। इसके लिए आप क्या करिएगा कि जो आपका इकाई का अंक है ये वाला, यूनिट प्लेस, ठीक है, मैं आप क्या करिएगा 5 से प्रोडक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। 5 से करना है, ठीक है। जब आपने 5 से किया तो कितने आ गए 20, और 20 में ये वाला जो बचा कुचा है उसको आप ऐड कर देंगे तो कितने जाएंगे 28। और चूंकि 28 7 से डिविजिबल है, ठीक है, 28 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 84 भी जो है 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 119 देखें। हाँ, दूसरा नंबर बता रहा हूं, ठीक है। 119 देखें, ठीक है। 119 आपको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल हुआ या नहीं हुआ। तो अपन ने क्या किया कि इस वाले जो आपका यूनिट प्लेस था उसमें 5 से प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो 9 5 या कितने हो गए 45। 45 में जो बचा कुचा है वो आप ऐड कर दीजिए। 45 में 11 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 56। 56 जो है 7 से डिविजिबल है ना। 7 8 56, 7 से कट रहा है, इसका मतलब है कि 119 भी जो है वो 7 से कटेगा। वो एक्चुअली में ट्रिक जो होती है उसका कोई बेस नहीं होता, क्यों करते हैं, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसे ही 13 की भी देखिए, सबके अलग अलग लूंगा। प्राइम नंबर जितने भी होंगे वो आपको दिक्कत देंगे, ठीक है, लेकिन जरूरत भी इनकी बहुत पड़ेगी आपको, ठीक। जैसे 13 देखें, ठीक है, इसमें भी मैं छोटा ही नंबर ले रहा हूँ, मान के चलिए ले लिया अपन ने 169, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया था 5 से प्रोडक्शन किया था, अब आप करिएगा 4 से, ठीक है। नियम वही है, केवल प्रोडक्शन चेंज होगा कि जब आप इसमें 4 से प्रोडक्शन करेंगे तो आएगा 36, ठीक है। 36 में जब आप 16 प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 52, ठीक है 52। और 52 जो है वो 13 से डिविजिबल है, ठीक है। 52 13 से डिविजिबल है, तो आपकी जो वाली संख्या होगी ये भी 13 से डिविजिबल होगी, ठीक है। इकाई के अंक में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी आए उसको जोड़ते चले जाइएगा, और अंततः तब तक जब तक आपको उसका पहाड़ा ना समझ में आए तब तक करिए। तो 7 में भी तो 5 से करना है और 13 में 4। ठीक है, बाकी सबकी होती है, 17 की होती है उसमें 12 से करते हैं, ठीक है। तो वो टफ होता चला जाता है, इससे ज्यादा अच्छा है कि आप टेबल करें
टेबल अच्छे से करें और डिवाइड करें, ज्यादा सही तरीका वही है। सर ये क्यों करते हैं? बाकी 2 की 4 की 8 की अपन बहुत यूज करेंगे। चलिए डिवीजन में ही अपन आगे चेक कर रहे हैं रिमाइंडर। ठीक है, एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी, आपसे बैंक नहीं पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन कभी भी। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम अपन ने जब बहुपद पढ़ा था वहां पर इसको बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अब जहां पर जो है अपन नंबर की बात करेंगे। ठीक है, अब जहां पे बहुपद नहीं है, केवल नंबर है। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा, जिसका अपन यूज करेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपको रिमाइंडर चेक करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़े बड़े पावर की रिमाइंडर पूछी जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल जो है अपन जो पद्धति से करते हैं उससे करना पॉसिबल नहीं होता उसको। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मेथड है, कुछ थ्योरम है, वो अपन को पढ़नी पड़ेगी, जिसको अपन एक को कहते हैं फॉर्मेट थ्योरम। पहले अपन उस पर काम करते हैं। जैसे मान के चलिए कि 71 को 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, सिंपली कर सकते हैं अपन, और बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो सीधा तरीका है कि अपन इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब आप 13 का 71 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम तो एग्जैक्ट जाएगा, 65 टाइम चला जाएगा, और रिमेनिंग कितने बचेंगे इसके? 6। ठीक है, रिमेनिंग कितने बचेंगे? 6। ठीक, या फिर देखिए ऐसा भी तो कर सकते हैं अपन कि 13 का 71 में डिवाइड करें। ठीक है, और 65 ना लेते हुए अपन क्या कर लें? 78 ले लें। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? -7। ठीक है, मतलब अगर आप इसमें डिवाइड ना करती, अगर एक स्टेप आगे जाते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव हो जाता है। कितना आ गया? तो अपन ये कह सकते हैं कि जे भी रिमाइंडर है और जे भी रिमाइंडर है, दोनों रिमाइंडर है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कह सकते जो रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर तो जे भी है। ठीक, तो आप अपने को जरूरत इस चीज की पड़ेगी कि कई बार जब अपन अपनी थ्योरम जब लगाएंगे तो अपना जो रिमाइंडर हुआ करेगा वो नेगेटिव आ जाया करेगा। ठीक है, तो जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव तो रिमाइंडर तो आता नहीं है ना, अपन जो पढ़ते हैं उसमें नेगेटिव नहीं आता। लेकिन अपनी जो कुछ थ्योरम है उसको जब अपन अप्लाई करा करेंगे तो अपना नेगेटिव में आ जाया करेगा रिमाइंडर। तो उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करें? तो उसके लिए आप ये देखिए कि जैसे ही आपका जो डिवीजर है, ठीक है, डिवीजर में जब आप इसको प्लस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? ठीक है, वापस ये आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर को जिससे आपने डिवाइड किया, डिवीजर्स में प्लस करने पर आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे अपन। या फिर मान के चलिए कि आपको जो है 130 नंबर है और 130 से अपन डिवाइड कर रहे हैं 17 में। ठीक है, तो कई तरीके से कर सकते हैं। पहला केस तो यही है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ठीक है, 17 7 जा 119। ठीक है, या फिर अपन करेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6 बचेगा। 17 8 जा 136। ठीक, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको जो है लिख दीजिए 70 + 60। ठीक है, लिख सकते हैं 130 को अपन ने तोड़ के लिख लिया, 17 और 60। ठीक है, अब आप क्या करिए कि 17 में इसमें डिवाइड करिए। जब आप 17 का 70 में डिवाइड करेंगे तो कितने रिमाइंडर बचेंगे? कितने बचेंगे? ठीक है, और जब आप 17 का 60 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडिंग कितने बचेंगे? ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 9, और 2 और 9 को आप प्लस कर रहे हैं तो कितने आ रहा है? जो बच रहा है। ठीक है, मतलब आप जब डिवाइड करेंगे तो अपने पास ऐसी कंडीशन बन जाया करेंगी, तो अपन बड़े को नंबर को डिवाइड ना करते हुए क्या कर लेंगे? उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करके फिर एक एक नंबर का जब इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालेंगे तो अपने लिए जो बड़ा क्वेश्चन होगा बड़ा ना होके छोटा हो जाएगा। ठीक है, या इसी को देखिए ऐसा भी तो लिख सकते हैं अपन कि इसको अपन ने लिख दिया 130 को ही लिख रहे हैं,
65 इंटू 5, ठीक है, लिख सकते हैं? नहीं, गलत लिखा है, 65 इंटू 2, ठीक है, 65 दूनी 130। अब आप 17 का 65 में डिवाइड करें, कितना रिमेनिंग बचेगा जी? 14। और 17 का इसमें डिवाइड करें, कितना रिमेनिंग बचेगा? माइनस का 15, ठीक है, माइनस का 15, ठीक है। या फिर इसको भी अपन कर सकते हैं, तो कितना बचेगा रिमेनिंग? माइनस का 3, ठीक है। और जब आप इनका प्रोडक्शन कर लेंगे तो आप पे कितना हो गया? 45। 45 का आप 17 में डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा? बच रहा है? हर केस में हो रहा है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी हो रहा है, प्लस करेंगे तो भी हो रहा है, और ऐसे तोड़ना तो भी हो रहा है, माइनस में ला रहा है तो भी हो रहा है, ठीक है। चारों के समझ में आ गए? नहीं आए? आ गए। इसको कुछ कैसे ही कर लीजिए आप, तो 100 प्लस 30 लिख दीजिए, 120 प्लस 10 लिख दीजिए, है ना। ये तो मैंने तोड़ के बताया, आपको जैसा करना हो वैसा करें, कोई नहीं करना ही नहीं है ना, वो तो अपन को अपने ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं ना। आपको क्वेश्चन मिलेगा पावर वाला, उसको अपन तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे और फिर करेंगे। इसमें दिक्कत जा रही हो तो बता दी, क्योंकि जे नहीं आएगा तो आपको आगे के क्वेश्चन नहीं आएंगे। कौन सा? जे। इसको मैंने 130 को तोड़ा है, 130 को तोड़ के मैंने लिखा 65 इंटू 2, 65 इंटू 2, ठीक है। अब अपन ने जब डिवाइड किया तो रिमेनिंग निकाल ली कि जब आप 17 का 65 में डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, ठीक है। तो दो तरह से बच सकते हैं। एक तो अगर आप 17 3 जब 51 कर रहे हैं तो 14 बच रहा है प्लस का, ठीक है। और जब आप माइनस में ले रहे हैं तो 17 4 जा होते हैं 68, जब 68 होना है तो रिमेनिंग कितने बच रहे हैं? -3। आप प्लस से भी कर सकते हैं, प्लस से मैंने इसलिए चेंज कर दिया, ये बड़ा नंबर हो रहा था, 14 गुणित 15 करेंगे तो फिर बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना, लेकिन वो माइनस में आएगा। फिर मैंने चेंज इसलिए कर दिया कि बड़े नंबर से ज्यादा बेटर है कि 3 को सॉल्व करें अपन। तो अपन ने माइनस का 3 ले लिया, और जहां पर क्या ले लिया अपन ने? 17 का जब आप 2 में डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा? तो माइनस का 15 बचेगा, ठीक है। माइनस का 15 और माइनस का 3, जब आप इनका प्रोडक्शन करेंगे तो प्लस के 45 बचेंगे, ठीक है। आपका डिवीजर कौन है? 17। तो 17 से 45 में डिवाइड किया तो 34 टाइम पूरा चला गया, रिमेनिंग कितना बच गया? 11। जहां भी करा था तो भी 11 बच रहा था, और जनरली आप करेंगे तो भी कितना बचेगा? आप 130 का 17 में डिवाइड करेंगे तो 17 7 क्या होते हैं? 119, और वैसे भी रिमेनिंग क्या बचेगा? 11 बचेगा। मतलब हर केस में अपन ने देख लिया कि रिमेनिंग 11 ही बच रहा है। चलिए, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे, और बहुत हर बार बनते हैं। ठीक है, नाम थ्योरम का याद रखना आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे नहीं पूछा जाएगा कौन सी थ्योरम है, केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। फॉर्मेट थ्योरम है ये। फॉर्मेट थ्योरम में क्या होगा कि आपसे एक डिवीजन वाला पावर पूछेगा। जैसे मान के चलिए कि अगर वो आपसे पूछता है कि a की पावर p-1 को p से अगर डिवाइड किया जाए, ठीक है, a की पावर p-1 को अगर आप p से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा? तो आप ध्यान रखिए कि रिमेनिंग ऑलवेज 1 बचेगा, ठीक है। कई बार मौके का आंसर आएंगे आपके क्वेश्चन के, ऐसा के ऐसा ही पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जो p होगा वो एक प्राइम नंबर होगा, अभाज्य संख्या ही होगी, कभी आपसे भाज्य संख्या नहीं देगा। और उसके बाद a और p के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये दोनों को प्राइम होंगे, मतलब a और p का SCF क्या आएगा? 1। और p क्या होगा? तो एक अभाज्य संख्या होगी हमेशा। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो पहला कॉन्सेप्ट आप यही देखिएगा कि p नीचे वाला जो होगा वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और
जो आपका ए है और जो पी है इनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब जो दोनों को प्राइम होना चाहिए, तो अपन फॉर्मेट थ्योरम उसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपने देखा कि 29 प्राइम नंबर है, 40 और 29 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना। फार्मूला लिखा हुआ अपन ने कि p और इसकी पावर p माइनस 1, मतलब इससे एक कम होनी चाहिए। अगर इससे एक कम है तो आपका आंसर ऑलवेज क्या है, तो सीधा आप आंसर केवल लगाएंगे 1। ठीक है, मौके का आंसर आएंगे। नेक्स्ट देखें। अब देखें कि अपना काम ये रहेगा कि किसी तरह से जो ऊपर वाली जो पावर है वो इससे आप एक कम कर दें, है ना। आपका टारगेट यही है कि जे वाली पावर इससे एक कम हो जाए। ठीक है, अभी नहीं हो रही है ना। ये आपको दिख रहा है कि 21 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। अपना टारगेट ये है कि अपन ऐसा बनाएं इसको। ठीक है, सबसे पहला काम यही है कि सॉल्व तभी होगा जब आप इसकी पावर को एक कम बनाएं। ठीक है, तो बना लिया अपन ने। अब चूंकि आपके पास तो 21 है, तो अपन को 21 बनाना है, तो अपन ने क्या कर लिया, इसमें 5 से प्रोडक्शन कर दिया। कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, एक और चाहिए, तो आप लिख दीजिए 3। हो गया। ठीक, अब अपन ने ये पढ़ा कि अगर आप 5 का 3 की पावर 4 में डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 1। मतलब आपके पास रिमाइंडर कितना हो गया, 1, और ये कितना है, 3। ठीक है, अब जब आप 5 का 3 में डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा। ठीक है, आप जब 5 का 3 में डिवाइड करेंगे तो -2 बचेगा, लेकिन माइनस तो रिमेनिंग बचता ही नहीं है। तो उस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे कि 5 में जो रिमाइंडर है उसको प्लस कर दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, देखिए सबसे पहला टारगेट अपन ने यही रखा कि अपन को जे वाली जो पावर है ना, उसको p से एक कम करना है। ठीक है, p से एक कम अगर आपने कर दी तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, अब अपन ने जो बना ली, इसको 21 था, अपन ने क्या बना लिया कि इसको अपन ने बना लिया 4। टारगेट जो था वो बनाया। अब चूंकि है 21, तो बनाना तो पूरा ही 21 है, लिखा अपन ने केवल 4 है। तो 21 बनाने के लिए क्या किया अपन ने, इसमें 5 का प्रोडक्शन कर दिया। 21 तो आते नहीं 4 की टेबल में, नहीं तो सीधा अपन बना देते। तो कितने हो गए, 3 की पावर 20 हो गए, जबकि है 21, तो अपन ने एक और लिख दिया 3 की पावर 1। ठीक है, अब जब आप 3 की पावर 4 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा ना। अगर आपको पावर कंफ्यूज कर रही तो इसको ऐसे देखें, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ऐसा कि अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे। ये 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4, ये है। जब आप इसमें डिवाइड कर रहे हैं, रिमेनिंग क्या बच रहा है, 1। इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, और इनके बीच में काय का निशान लगा है, प्रोडक्शन का। तो 1 का किसी में भी प्रोडक्शन करेंगे 1 ही आएगा, और 1 का 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आ गया ऊपर, नीचे है 5। 5 का 3 में डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग क्या बचेगा, तो -2 बचेगा। माइनस का बचता नहीं है, इसलिए अपन ने प्लस कर दिया। ठीक है, तो इसको और करेंगे डिटेल में कल। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। तो होमवर्क आपके पास एलसीएम एससी पे वेडनेसडे तक करेगा। मंडे को रीजनिंग का टर्न है, तो रीजनिंग में आपके पास वो टॉपिक है, हाँ सीरीज। ठीक है, उसको कंप्लीट करेगा।
कल टेस्ट होगा आपका 7 बजे है ना, बैंक सॉरी कांस्टेबल का 7 बजे है, एसएससी 8 बजे, बैंक का 9 बजे। ठीक है, ठीक है, टेस्ट ऑनलाइन होगा और है ना।